शेख साहब, पहले अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दीजिए इन नौजवानों को कि आपने कहाँ से तालीम हासिल की और आपके असातिज़ा कौन थे, आपने किससे फैज़ हासिल हुआ आपको? मैंने जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने इब्तदाई तालीम इस्लामिया स्कूल सुन्नत नगर से की। वहाँ पर जो हमारे उस्ताद थे, जाफ़र साहब, कियानी साहब, इसमत साहब, तालिब साहब, ये बड़े नामवर उस्ताद थे, बड़े अजीम थे, मोहब्बत करने वाले उस्ताद थे। और बुनियादी दर्सगाह, बुनियादी हमने वहाँ से हासिल की है तालीम। उसके बाद फिर मैं एमयू कॉलेज में आया हूँ, वहाँ से मैंने FA किया। तो वहाँ पर हमारे उस्ताद थे आरिफ अब्दुल मतीन साहब। क्या बात है, बहुत बड़े आदमी थे। अताउल हक कासमी साहब, अच्छा माशाल्लाह। यूनुस आहकर साहब, तो ये उस्ताद भी थे और बड़े मोहब्बत करने वाली शख्सियत भी थी। इन्होंने हमें बड़ा निखारा माशाल्लाह। और उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट ग्रेजुएशन की। अच्छा। और उसके बाद मैं फिर मजदूरों की दुनिया में आ गया। अच्छा, तो ये मेरा अच्छा शेख साहब, जो आपके दौर के असातिज़ा थे जी जी, वो इन बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग पे उनकी बहुत जोर देते थे कि आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए, आपको दीन से रग़बत होनी चाहिए और आपको अपना जो फ़राइज़ होंगे जब आप अमली ज़िंदगी में जाएंगे तो अपने फ़राइज़ को ईमानदारी से अदा करें। तो आप इस किस्म का माहौल था? सर बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ क्या अजीम वो उस्ताद थे जी, जो कि अगर एक काम हमने ना किरदार साजी भी बिल्डअप करते थे। मुझे याद है कि हमने सुबह स्कूल में भी आना तो तलावत मैं किया करता था। अच्छा माशाल्लाह। कॉलेज में गया तो मुझे फर्स्ट डे कहा कि भी किसी बच्चे को तलावत आती है करनी, तो मैंने कहा जी मैं कर सकता हूँ। तो मतलब 2 साल एमयू कॉलेज जैसे कॉलेज में ये था कि सुबह सबसे पहले जो तलावत होती थी वो मैं किया करता था। तो वो उस्ताद नहीं है, वो तो बाप की तरह शफीक थे, बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत थी। आज अताउल हक कासमी साहब एक बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह, वो हयात है। और आरिफ अब्दुल मतीन साहब नहीं है, इत्तेफाक है उनका बेटा भी मेरा क्लास फेलो था। अच्छा। वो आजकल USA में होता है। अच्छा माशाल्लाह। तो बड़े अजीम उस्ताद थे जी। अच्छा। हमने मतलब फारिग होने के बाद भी इन उस्तादा से राब्ता नहीं तोड़ा। अच्छा। मिलते रहते हैं, गाय बगाए जाके कंधा बोसी करता हूँ। और मैं ये बात बड़े फख्र से बताता हूँ दोस्तों को भी कि मैं इस्लामिया स्कूल में जब मुझे मौका मिलता है मैं अपनी क्लास में जाकर अपने ब्लैक बोर्ड को बोसा देता हूं। अब भी जाते हैं? अब भी जाता हूं। अच्छा माशाल्लाह। और अब भी हमने इस्लामिया हाई स्कूल के नाम से ग्रुप बनाया हुआ है। और हमने 2 साल कबल जो हम दोस्त इकट्ठे हुए हैं, नेवी में मेरे दोस्त हैं कमांडर, तो उन्होंने उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। और माशाल्लाह वाजिद उनका नाम है, सर्विंग है। तो हम इस्लामिया स्कूल के जो ग्रुप के क्लास के दोस्त हैं उनमें से आज तक हम 20-22 दोस्त इकट्ठे हो चुके हैं। अच्छा। कोई दोस्त हमारा नॉर्वे में है या अमेरिका में है या कोई स्पेन में है, तो जब भी कनाडा में है, जब भी कोई दोस्त बाहर से आता है जो हम लाहौर के दोस्त हैं इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे 3 दिन पहले मैं कराची था। अच्छा। तो वहाँ पे कमांडर जो है हमारे जो वाजिद भाई और इंतखाब आलम जुबैरी, तो मैं इनका मेहमान था। अच्छा। तो मुझे इन्होंने वहाँ पे DHA क्लब में ठहराया हुआ था। अच्छा। तो बड़ी अच्छी गपशप हुई, माजी की यादें ताज़ा हुई। वाह माशाल्लाह। अच्छा शेख साहब, ये उन असातिज़ा की तरबियत का नतीजा था कि आपको तहरीर और तकरीर से बहुत दिलचस्पी पैदा हुई। जी जी। और आपने एक किताब भी लिखी जी, मैंने मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जी लिखी है। उसमें क्या मरकजी ख्याल क्या है उसका? इसमें जो मेरी किताब है, ये जितने मेरे आर्टिकल्स अखबारात में छपते रहे हैं, अच्छा। ये उसका मजमुआ है। अच्छा। और इसका जो है वो नाम जो है वो हरदम रवा है जिंदगी। अच्छा। और एक बहुत बड़ा नाम है इनका खालिद बजाद हाशमी साहब। अच्छा। नवाए वक्त से जिनका ताल्लुक है। जी जी। ये किताब का नाम उन्होंने रखा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप फिर रेलवे में तशरीफ लाए? जी, मैं 84 में रेलवेज में आ गया। जब आप अमली जिंदगी में आए तो आपने रेलवे में कौन सी शख्सियात थी जिन्हें आप समझते हैं कि जो सही मानों में मुहिब्बे वतन थे और वो रेलवे की तरक्की में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते? देखिए, मैंने जो 84 में मैं आया और 85 में मैं ज़ाहिर है हाफ़िज़ सलमान भट्ट साहब मरहूम को पता लगा कि मैं रेलवे में आ चुका हूँ। उन्होंने मुझे जिसे कहते हैं पकड़ लिया। फिर सारी ज़िंदगी उनकी ज़ेर परस्ती गुजरी। और जो आपने कहा तो मैंने देखा कि बड़े बड़े नाम हैं रेलवे में। अगर मैं नाम लूँ तो एक लंबी कतार है। मैं जिनसे बड़ा मुतासर हुआ हूँ उनमें चंद शख्सियात के मैं नाम लूँगा। मैं ज़फ़रुल्लाह कुरैशी साहब से बड़ा मुतासर हूँ। अच्छा। बड़े बहादुर डायनामिक आदमी थे, जो करना डू इट लिखते थे, जैसे फौजी अफसर लिखता है डू इट, ये उनका स्टाइल था।
और इसी तरह जियाउल्लाह महरूम थे हमारे मैकेनिकल के इंजीनियर, बहुत शानदार इंसान थे। इसी तरह हमारे जो थे ना जवेद अनवर बुबक साहब, वो शायर भी हैं और हमारे चेयरमैन भी रहे हैं अदारे के, तो वो भी बड़ी डायनामिक पर्सनैलिटी के मालिक हैं। उन्होंने भी रेलवे को उठाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। सईद अख्तर साहब हैं, हयात हैं, शेख सलमान साहब हैं, और आजकल जो हमारे जो है ना जी आमर अली बलोच साहब, ये भी माशाल्लाह बड़ा डायनामिक पर्सनैलिटी के मालिक हैं जी। अच्छा शेख साहब, आप यूनियन के सदर हैं। यूनियन का बुनियादी मकसद ये होता है कि वो जो मेहनत करने वाले लोग हैं, निचला तबका जो है, जो कम वसाइल वाले लोग हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करें। लेकिन हमने जब से आँख खोली है, हमने ये देखा है कि हमारा जो कुली है वो जितना बेचारा था आज से 70 साल पहले, आज भी उतना ही है। रेलवे स्टेशन पे जाके एक बड़ी तकलीफ होती है कि बूढ़े बूढ़े कुली जो हैं भारी सामान उठा के जा रहे होते हैं, कोई वहाँ पे ट्रॉली नहीं है जिसपे वो ले जा सके। और फिर ये कि वहाँ अनाउंसमेंट हो जाती है कि जनाब रेलवे वो जो ट्रेन है वो फलाने प्लेटफॉर्म पे आ रही है, और वहाँ पे कोई ऐसी बूढ़ी औरतें, बूढ़े मर्द जो हैं वो सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के जा रहे होते, कोई लिफ्ट का सिस्टम नहीं है। तो यूनियन ने क्या किया उनके लिए? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, एक तो आपने जो बात की है वो मैं तफसील आपको बताता हूं कि एक्सीलेटर जो है वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ईद के बाद काम शुरू हो जाएगा। एक्सीलेटर लगने लगा रेलवे, लाहौर रेलवे स्टेशन पर भी और कराची में भी। इसके पैसे भी मंजूर हो चुके हैं और इसका मतलब वो जो है उसका नक्शा वगैरह, उसकी तैयारी, तो ये मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर से कि ईद के बाद इंशाल्लाह ये काम शुरू हो जाएगा। रहा ये कि किसी भी इदारे की तरक्की का इन्हिसार उस इदारे की ट्रेड यूनियन पर होता है, लेकिन इसको हमारी ब्यूरोक्रेसी ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। 1992 के अंदर, बल्कि 94 के अंदर नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले हमारी रेलवे के अंदर MOD का नफाज कर दिया था। रेलवे में ट्रेड यूनियंस को रोक दिया गया था कि यहाँ पर ट्रेड बैन कर दिया गया था। फिर उसके बाद हमारी तक ना, फिर 2000 में जनरल मुशर्रफ साहब ने रेलवे को फतह कर लिया था, फिर आर्मी आ गई थी, तो फिर बैन हो गई रेलवे। फिर बिल्कुल ट्रेड यूनियन को रोक दिया गया, हमारे दफातर को सील कर दिया गया, मुझे यहाँ से बलूचिस्तान ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो अजीब मतलब निज़ाम था, मतलब हमें ही फतह कर लिया। लेकिन ज़ाहिर है हम भी ट्रेड यूनियन के कारकुन रहे हैं, हमने अपनी जिस सतह पर भी हो सकते थे कानून के दायरे में रहते हुए अपनी मज़ामत हमने जारी रखी है। अब दोबारा 2018 में NIRC से दोबारा डिक्लेरेशन हो गया, नोटिफिकेशन हो गया कि रेलवे में MOD नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक यूनियन के इस्तेकाक है वो देने के लिए तैयार नहीं है ये लोग। अगर आज ये लोग इस डगर पर आ जाएं कि यूनियन के साथ बैठ के मामलात को तय करें, जो कि यूनियन का इस्तेकाक है, हक है, तो मैं नहीं समझता अगर रेलवे के ये हालात हैं, इससे बहुत ज्यादा रेलवे को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन इन्होंने तो दस्ताने पहने हुए हैं ना, हमें मतलब छोटा दर्जे के लोग समझते हैं, ये मुनासिब नहीं है। नहीं शेख साहब, मैं जो बुनियादी सवाल आपसे कर रहा हूँ कि जो रेलवे के कुली हैं जी, उनके और उनके बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, उनकी तालीम, उनकी मेडिकल, और उन गरीबों की कोई, वो तो जब कोई जाके वहाँ पैसेंजर रुकता है तो एक हजूम इकट्ठा हो जाता है, जी आप मुझसे सामान उठवा लें, मुझसे उठवा लें, और उन पे बाद जो बिल्ला लगा होता है उस पर लिखा होता है जी आप इनके 2 रुपये दें या 4 रुपये दें। और मेरा ज़ाती तजर्बा है, मैं एक दफ़ा जा रहा था ट्रेन में कराची, तो जिस बंदे ने मेरा सामान उठाया वो मुझे कहने लगा सर जी आप मुझे 400 रुपये दे दें। मैंने कहा क्यों भाई? कहने लगा जी वो 200 रुपये मुझे ठेकेदार को देने, 100 रुपये यूनियन वालों को देने और फलाने को देने। तो वहाँ भी एक्सप्लॉयटेशन और ब्लैकमेलिंग उन गरीबों के साथ भी हो रही है, इसका आप जवाब? आपने बिल्कुल ठीक बात की है। ये कुली जो है ये ठेका लेते हैं, इनका एक ठेकेदार है जी, वो ठेका भरता है रेलवे को, लाखों रुपए का ठेका देता है वो जी। वो ज़ाहिर है वो जब वो ठेका लेता है, टेंडर के जरिए ठेका होता है, उसके बाद ये कुली उसके मुलाजम है, रेलवे के मुलाजम नहीं है, या तो ना वो। लेकिन इसके साथ जब पिछले दौर में जब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे तो हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। कुलियों के लिए बड़े अच्छे, लाहौर में भी कराची में भी हर बड़े स्टेशन पर एक कमरा इनके लिए बना दिया गया है, सोफे लगा दिए गए हैं, पखे लगा दिए गए हैं, कूलर लगाए गए हैं, जिनके अंदर कुली बैठते हैं, आराम करते हैं, कैरम बोर्ड रखे हुए हैं, लूडो रखी हुई है, इनके लिए एक अच्छी तफरी। और वो इनको कुछ दायरे में भी लाना चाह रहा था कि इनकी कोई रेलवे की तरफ से कोई इनको सपोर्ट की जाए, लेकिन वो नहीं कर सका, वो नहीं हो सका।
तो जाहिर है ये तो रेलवे इंतजामिया का काम है। हम तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर इदारे में जिस तरह नायब कासिद होते हैं, निचले ड्राइवर होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, वो रेगुलर एम्प्लॉई होते हैं, या कम से कम उनको एक पैकेज दिया जाता है कि उन्हें भी अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। और हमें बड़ी तकलीफ होती है जब हम देखते हैं इतने बेचारे बेबस किस्म के वो लोग बैठे होते हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं। आप ये देखें, आप तो कुलियों की बात कर रहे हैं ना, ये 300 कुली हैं लाहौर रेलवे स्टेशन के ऊपर जी, और पूरे पाकिस्तान पे हमारे पास जो है ना तकरीबन 8 से 10 हज़ार अफराद वो हैं जो 14 साल से अपनी जवानी रेलवे को दे चुके हैं, काम कर रहे हैं, स्किल्ड वर्कर हैं। और अगर आज ट्रेन चल रही है तो उनके अंदर उनका बड़ा कलीदी किरदार है, लेकिन 14 साल में वो रेगुलर नहीं हुए। ये तो आउटसाइडर है ना, वो रेलवे के दायरे में काम कर रहे हैं। और हम कह के चीखे मार मार के थक गए। ये पीडीएम की जो पिछली गवर्नमेंट थी, शहबाज शरीफ साहब ने नेकी की है कि जो हमारे पास पीएम पैकेज में जो बच्चे भर्ती होते हैं, यतीम बच्चे, उनको उन्होंने रेगुलर कर दिया। अच्छा। लेकिन हम ये भी कह के थक गए हैं कि यार खुदारा, ये बच्चों ने अपनी जवानी रेलवे को दी थी जब आए थे, 18 साल के थे, अब तो इनकी उम्र हो गई है 32-34 साल, इनको आप रेगुलर कर दे, नहीं कर रहे। हरदर्मी है कि जनाब हम रेगुलर करेंगे तो पेंशन के वाजिबात देने पड़ेंगे, इनको एरियल देना पड़ेगा। मतलब अल्लाह के वो देखे ना, वो है ना अलका से बीबी हबीबुल्लाह, मजदूर अल्लाह का दोस्त है, इधर ही आते नहीं है। हमारा जो रेलवे का निज़ाम है वो काफ़ी हद तक दुनिया के निज़ाम के मुकाबले में नाक़िस है। हमारी ट्रेनें भी लेट हो जाती हैं, हमारे यहाँ सिग्नल भी सही नहीं है, और इसके साथ साथ रेलवे की जो बहुत कीमती ज़मीन है उस पर बेतहाशा कब्जा हुआ है। अब जब ट्रेन किसी भी शहर में दाखिल होती है तो हम देखते हैं गंदगी के ढेर हैं, और वो जनाब बच्चे खेल रहे हैं, बिल्कुल ट्रैक के साथ घर बने हुए, कच्चे टूटे फूटे कबूतर पाले हुए, उन्होंने, क्या मुसीबत है, जानवर फिर रहे हैं वहाँ पे। इसका ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है। आप क्या फरमाते हैं इसमें? देखिए जी, इसके अंदर तो ये सारा कुछ 6-7 हज़ार किलोमीटर का ट्रैक है। इतने बड़े ट्रैक पे तो रेलवे भी स्कूटी नहीं लगा सकती। कितनी जमीन ऑक्यूपाई की है लोगों ने? तकरीबन मेरा तो ख्याल है कई हज़ार एकड़ होगी जो कब्जा हो चुकी हुई है। अच्छा, और बहुत कीमती ज़मीन, बड़ी कीमती ज़मीनें हैं। इनको बिल्कुल इनको ख़त्म होना चाहिए जी। ये रेलवे मतलब एक उसके एसेड हैं, लेकिन बदकिस्मती है ना, यहाँ तो मालकाना हकूक भी सियासी पार्टियां आके देती हैं, महज आप तो नहीं देते ना। रेलवे का मुलाजम कब्जा कर सकता है, एक दिन जमीन इतनी सी ज़मीन पे कब्जा करेगा, दूसरे दिन FIR हो जाएगी। तो ये जो लोग कब्जा करके बैठे हो, इनसे कब्जे खाली होने चाहिए। ये तो आपने अच्छी वजह दिलाई है। आपकी यूनियन जो है वो कोई अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाती कि जनाब ये तो बहुत मुसीबत आ गई है, तो कौमी असासे लूट रहे हैं? सर, इसमें अदालत में जाने की जरूरत नहीं है ना जी। डायरेक्टर लैंड बैठा हुआ है रेलवे के अंदर, रेलवे पुलिस किस लिए है? अच्छा, रेलवे का पूरा सिस्टम है ना, ये खुद खाली कराए। हम किस लिए जाके अदालतों में? कोई इख्तियार है? बिल्कुल इख्तियार है। MNAs और आगे रोक देते हैं सर। बात ये फिर इनका काम है ना उनके आगे मुजामत करना। आजकल तो वजीर कोई नहीं है हमारा, वरना माजी में जब ख्वाजा साहब वजीर थे तो उन्होंने पहले दिन जिस दिन हमारे साथ मीटिंग की थी, तो मुझे क्या ज़ाहिर है हमारे कॉलेज में पढ़ते थे, उस ज़माने की हमारी अच्छी दोस्ती थी, तो उन्होंने पहले दिन आगे कहा था कि मैं अभी आया हूँ चार्ज लेने, लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कह के आया हूँ चार्ज लेने जा रहा हूँ, मुदाखलत ना करना। तो मैंने कहा ख्वाजा साहब ये बड़ा मुश्किल काम है, और लेकिन सच्ची बात यह है मैं कोई उनका वकील नहीं हूँ। 5 साल किसी ने पर नहीं मारा कि आगे सियासी मुदाखलत की हो कि मेरी ट्रांसफर पोस्टिंग कर दो। अच्छा, ऐसा था अल्लाह का। और आजकल तो रेलवे का वजीर ही कोई नहीं है, बगैर वजीर के रेलवे चल रही है। ये तो कोई डायनामिक पर्सनैलिटी आया और तैयार करेगा जनाब हमने कब्जे खत्म कराने हैं तो हम उनके साथ खड़े होंगे। अच्छा, लेकिन अब रॉयल पाम पर भी तो देखे कब्जा ही था ना जी। हाँ, वो बहुत बड़ा हमने कब्जा वो सुप्रीम कोर्ट से भी केस जीता, वहां पर जाके हमने कब्जा भी उनसे लिया। ऐसी बात नहीं है, यूनियन का इसमें अल्लाह का शुक्र है, वो कब्जा करवाने वाले हम लोग नहीं, हमारे दामन पे कोई दाग नहीं रख सकता, उंगली नहीं उठा सकता। अच्छा शेख साहब, ये फरमाएं कि जो फ्रेट ट्रेन्स होती हैं सारी दुनिया में, सामान की जो नकल हरकत है, नकल हमल है, वो रेलवे के ज़रिए होती है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी तो वो ट्रेनें खाली जा रही होती हैं, लोग सामान उसके ज़रिए नहीं भेज रहे। ये तो बहुत बड़ा आमदनी का जरिया तबाह हो रहा है। मैं माशाल्लाह जहाँ ज़ाहिर मैं अपने दायरे का वकील भी हूँ। अच्छा, मैं मजदूरों का वकील भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये 30 जून को जो हमारा क्लोज होगा माली साल, तो रेलवे की जो आमदन है वो 87 या 88 अरब होगी। अच्छा, और वो सारा हमने जो है वो फ्रेट के जरिए कमाया है।
पैसेंजर में कम कमाया, फ्रेट से ज्यादा कमाया। अच्छा। और रोजाना आप अगर ट्रैक पर खड़े हो तो आपको ट्रेनें भागती रवा दवा नजर आएंगी। अच्छा। ऐसी बात नहीं है। और अभी हुकूमत ने हमें पैसा नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया। अब देखें, दुख होता है कहते हुए। 1999 में प्रोग्राम दिया इंडिया गवर्नमेंट ने कि हमने हर साल अपने अदारे में 1000 अरब करेंसी इंडियन डालनी है। अच्छा। और वो अब 30 दिसंबर 2024 में पूरा होगा उनका। अच्छा। वो डाल रहे हैं। अच्छा। अभी वो पूरे 25 साल नहीं हुए तो नया प्लान आ गया, $10 बिलियन दिया उन्होंने। अच्छा। आप देखें क्या बजट में रेलवे को 1 रुपया दिया हुक्मरानों ने। बिल्कुल सही बात है। तो जब हमें देना नहीं है तो हम कमाएं, ट्रैक ठीक करें, तनख्वाहें दें, क्या करेंगे? आपने फरमाया कि 85 बिलियन रुपीस आपने कमाए हैं, आमदन होगी इंशाअल्लाह। तो इसमें लाइबिलिटी कितनी है आपकी? देखिए, हमारी 40 अरब की तो सीधे तनख्वाहें हैं। 40 अरब की 40 अरब की तनख्वाहें हैं सिर्फ। और पेंशन के तो पैसे गवर्नमेंट दे देती है। अच्छा, वो गवर्नमेंट देती है। अच्छा। फिर उसके बाद फ्यूल है, फिर उसके बाद ट्रैक की मेंटेनेंस है। अच्छा। फिर उसके बाद ये बिजली के खर्चात हैं, पानी के हैं, तो ये तो जो हमने कमाया उधर ही लग जाता है। अच्छा, वहीं लग जाता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा अच्छा। ये तो गवर्नमेंट से आप मतलब मीडिया के लोग हैं, हमारी आपसे दरखास्त है, आप भी हमारी बात को उठाएं। जी जी। कि जब तमाम अदारों को हुकूमत तनख्वाह देती है तो हमें क्यों नहीं देती? क्या हम पाकिस्तान के शहरी नहीं है? ये बड़ी आपने अजीब बात बताई है, ये हमारे नॉलेज में नहीं थी बात। ये देखिए ना, हमें तनख्वाह कहते हैं, कौन सा अदारा है जो खुद कमाता है और वो तनख्वाह खुद? भाई सबको तो एजी ऑफिस को आप दें, पैरामेडिकल को आप दें, फोर्सेस को आप दें, यूनिवर्सिटीज को आप दें, कॉलेजेस को आप दें, उस्ताजा कराम को, सब। एक रेलवे यार ऐसा यतीम महकमा है जो कहते हो कि भाई खुद ही। शेख साहब, आपके जो एम्प्लॉइज हैं उसमें जैसे हमने देखा है कि वो गार्डन्स में जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो बड़े लेविश किस्म के बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ा क्लब बना हुआ है वहाँ। लेकिन जो लोग हैं, मुलाजमीन हैं, उनको भी कोई ऐसी फैसिलिटीज रहने जाने की कोई? हम उसमें यह है जी कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में से 5% कटौती होती है बाकायदा। अच्छा। मकानों की रेनोवेशन पर के नाम से, लेकिन नहीं होती। अच्छा। इम्प्लीमेंट नहीं होता उसके ऊपर। अच्छा। तो मैं तो आज ये कहूँगा कि जो 5% हमारी कटौती हो रही है ना जी, इसको बंद किया जाए। अच्छा। जब हमारे घरों पे पैसे नहीं लगते तो उसको काटना भी नहीं चाहिए ना, हमारी तनख्वाहों के अंदर से काटना भी नामुनासिब है। और दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर है वहाँ पर अगर मेयो गार्डन में बंगले हैं तो रेलवे मुलाजमीन के भी स्केल वाइज के मकान हैं, लोग रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खुश अपने अपनी जगह पर सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मेंटेनेंस सारे ही लोग तकरीबन वो खुद करनी पड़ रही है। अच्छा, खुद करनी। अच्छा शेख साहब, ये फरमाएं कि अगर हम इंडिया से कंपैरिजन करें तो लालू प्रसाद साहब ने रेलवे में, इंडिया की रेलवे में इनकलाब बर्पा कर दिया। उनकी बेहतरीन ट्रेनें हैं, टाइम को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है और बहुत आला दर्जे की, यानी दुनिया की अच्छी ट्रेनों में रेलवे में शुमार होती है। तो उन्होंने क्या ऐसा जादू? देखिए जी, मैंने भी आपको एक तो मिसाल दी है ना जी, इंडिया में एक इंजन है, एक पॉलिसी है, उसका नाम है एल्को इंजन, अमेरिकन इंजन है। ठीक है। पाकिस्तान रेलवे में लाहौर में चाइना का इंजन होगा, मुल्तान में अमेरिका का इंजन होगा, अच्छा, रोडी में वहां पे जो खड़ा ऑस्ट्रेलिया का इंजन होगा, अच्छा, कराची में शायद कोई जर्मन का होगा। पाकिस्तान रेलवे में इंजनों का चिड़ियाघर बना हुआ है। अच्छा। एक बात, ये क्यों नहीं, जिस मुल्क से ये इंजन लेते उससे टेक्नोलॉजी क्यों नहीं लेते? तय कर लेना। अब हमारे बड़े अच्छे इंजन इस टाइम चल रहे हैं, इस टाइम अमेरिका जी के इंजन आए हुए बड़े शानदार चल रहे हैं, बस तय करें उससे टेक्नोलॉजी लें और आइंदा से यहाँ पर जो एक टेक्नोलॉजी लेके और वो आला दर्जे की हो, मौजूदा दौर के तकाजों के मुताबिक है। अच्छा। आप चाइना से कोचें लेते हैं, उससे टेक्नोलॉजी ले लेना। हमारे पास इतनी बड़ी कराची इस्लामाबाद में कैरेज फैक्ट्री है, लाहौर में है, हम खुद कोचें तैयार कर सकते। असल बात पैसों की है, हुकूमत की तवज्जो नहीं है, वो चाहते ही नहीं है। देखे ना, जिस तरह बड़े फख्र से कह रहे हैं कि हम पीडब्ल्यूडी के महकमे को फरोख्त कर रहे हैं, बड़े फख्र से कह रहे हैं पीआईए को हम खत्म कर रहे हैं। सर मुझे ये बताएं, एक इंसानी बाजू काट दें, इस बाजू को काट दें, टांगों को काट दें, इस तरह भी कोई निजाम चलेगा? बिल्कुल सही। मैं हमेशा कहता हूं, देखें, भैंस से आप दूध ले सकते हैं, दूध से आप दही बना सकते हैं, दही से आप घी बना सकते हैं, फिर आप लस्सी बना सकते हैं, लेकिन भैंस के चप्पल कबाब कितने दिन खाएंगे आप? ये जुल्म है, ये निजकारी,
प्राइवेटाइजेशन, ये कोई हल नहीं है आपके ख्याल में? ये मतलब ये तो वही बात है कि अपने घर के बर्तन बेचेंगे, इसके बाद क्या बेचना है, ये ठीक नहीं है। बल्कि आप ऐसे लोग लाएं, लालू प्रसाद जिसको आप कहते हैं चाय का खोखा था, उसने मुल्क चला के दिखा दिया ना। बिल्कुल। आप देखें ना उस मुल्क के अंदर, वजह क्या है, उनकी असम्बलियों में काम होता है। हमारी असम्बलियों में गोले मारते हैं। आपने बजट के मौके पे देखा ना, असम्बली पंजाब असम्बली है या सिंध है या कोई भी असम्बली है, बड़े फखर से जूतों में दाल वो फेंक रहे होते हैं बजट की कापियां, शायद उसके ऊपर अल्लाह का नाम भी लिखा हो, बिल्कुल कि बिस्मिल्लाह भी लिखा हो, तो इस तरह मारते हैं हम। तो ये हम क्या सबक दे रहे हैं अपनी कौम को। उन्होंने देखिए, मैं बताऊं, एक दिन छोटा है इंडिया से, जिस दिन टेक ओवर हुआ था ना 47 में, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी इंडिया में कि गुड्स, अजनास, ऑयल, ये कोई चीज बाय रोड ट्रेवल नहीं होगी एक सूबे से दूसरे सूबे में। अच्छा। और आज इंडिया में पर डे 14,000 ट्रेनें चल रही हैं, पर डे 14,000, और हमारा जिसमें से 4,000 डेली सिर्फ उनकी जो है ना जी उस पर चलती है गुड्स के लिए। अच्छा। और 300-400 ट्रेनें एग्रीकल्चर पर चल रही हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर। और हमारे का बताइए कि हमारे अंदर आज 100 के करीब ट्रेनें चल रही हैं। हाँ बस, अब ये कोई हमारी नए GM आए हैं, हमारे लिए बरोज साहब, इन्होंने गुड्स को भगाया तो 20 एक गाड़ियां वो भी चल रही हैं।